अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 12। आज हम चैप्टर नंबर 14 यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, विच आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कोई से 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बताएं। ये जो है पेज नंबर 118 पे इसकी कंपोजिशन में कंपोनेंट लिखे हुए हैं। 2 मेजर कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद 2 माइनर कंपोनेंट हैं और उसके बाद उसमें वाटर वेपर्स, यानी इनमें से कोई से 3 कंपोनेंट आप इस आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर इन्वायरमेंट। इसमें आपने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, पॉल्यूशन की लिखनी है और पॉल्यूटेंट की लिखनी है। ये भी जो है वो हम पेज नंबर 1 पे सारी डेफिनेशन मौजूद है, इन्वायरमेंट की, पॉल्यूशन की, उसके बाद पॉल्यूटेंट की, सारी इसमें मौजूद हैं। उसके बाद नेम 4 मेजर सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी हमने पेज नंबर 117 पे देखा था कि इन्वायरमेंट के कितने पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया इन्वायरमेंट को। ये भी आप 1 बाय 1 इनको लिख के इनके बारे में शॉर्टली आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवा लेती हूँ। पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यानी कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रो का मतलब था वाटर, यानी कि इसका दूसरा नाम है वाटर साइकिल। इसमें होता क्या है कि ज़मीन के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनकी सरफेस पे, यानी कि जब धूप निकलती है तो उनकी सरफेस के ऊपर से पानी बहारात की फॉर्म में फ़ज़ा यानी एवापोरेट करके फ़ज़ा में जाता है। इसके अलावा ज़मीन की सरफेस से, पत्तों के अंदर से, यानी कि ज़मीन के ऊपर यानी डिफरेंट जगहों से जो है वो वाटर जो है वो एवापोरेट होकर फ़ज़ा में चला जाता है। तो यानी कि वाटर किस फॉर्म में फ़ज़ा में गया है, गैस फॉर्म में। वहाँ पे जाने के बाद वो जो गैस फॉर्म है वाटर की, वो वापस एक दूसरे के साथ कंडेंस होके किस फॉर्म में चले जाएंगे, क्लाउड्स बना लेंगे। और जो ही यानी कि उनको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो अगेन वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आके ज़मीन के ऊपर दोबारा बारिश के फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर वो पानी, कुछ पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होके अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर, उसका पार्ट बन जाएगा। और कुछ वाटर जो है वो नदी नालों से गुजरता हुआ दरियाओं में, और दरियाओं से गुजरता हुआ समुद्रों में चला जाता है। अगेन वही प्रोसेस होगा कि समुद्रों की सरफेस से, दरियाओं की सरफेस, नदी नालों, जितनी भी डिफरेंट तरह के वाटर बॉडीज़ हैं उनसे पानी फिर हवा में जाएगा, फिर वहाँ से कंडेंस होके फिर बारिश की फॉर्म में ज़मीन में आएगा। ये पूरा साइकिल चलता जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। आपके इस चैप्टर में प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, बट मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा लेती हूँ, आपने उसको नोट कर लेना है। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ by which water is circulated between the earth, ocean, एटमॉस्फेयर। यानी कौन सी 3 चीज़ों के दरमियान सर्कुलेट कर रहा है, अर्थ, ओशन और एटमॉस्फेयर, एंड लैंड, इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ वाटर। और इसमें हो क्या है, वाटर की मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन 3 फेज। यानी कि पानी की जो मूवमेंट हो रही है इन डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान, वो 3 फॉर्म्स के अंदर या अपनी 3 फेसेस के अंदर क्या है, वाटर मूव कर रहा है। 3 फेसेस, वो फेस कौन सी हैं, लिक्विड फेस है, वेपर फेस है और आइस है। एंड आइस यानी कि डिफरेंट बॉडीज़ जैसे अर्थ, ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड, इनके दरमियान पानी की मूवमेंट वाटर की डिफरेंट फेसेस की फॉर्म है, जैसे लिक्विड, वाटर फेस, वेपर फेस एंड आइस फॉर्म। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट। ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद कोई से 2 पॉल्यूटेंट के नाम बताएं।
यानी कि जो पीछे हमने ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये जो सारे पढ़े थे, ये ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं। आप इनमें से किसी के दो के नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ टेम्परेचर वेरिएशन हैपन इन ट्रोपोस्फियर, यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर में क्या तब्दीली आती है। ये जो हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ा था, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो -15 डिग्री सी से -56 तक जो है वो डिक्रीज करता है। और क्यों डिक्रीज करता है ये यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है वाई देयर इज अ मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मीजोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज क्यों करता है। ये भी मीजोस्फीयर के अंदर लिखा है कि रीजन को वहाँ के क्योंकि वहाँ भी कोई भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस नहीं होते। ये इधर से आपने इसकी रीज़न लिख लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि सल्फर के कौन कौन से सल्फर ऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं। पेज नंबर 122 पे आप यहाँ से लिख सकते हैं इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस। एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये भी हमने इसके उसमें पढ़ा था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पे जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो NOx को डिस्चार्ज करते हैं। ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 सोर्सेज नेम 3 प्राइमरी सेकेंडरी एंड पॉल्यूटेंट इन एयर। एयर के अंदर कोई से 3, यहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी मेंशन है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में मेंशन है। यहाँ से आप कोई से 3 के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद NOx के कोई से 3 सोर्सेज, 4 सोर्सेज लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई से 3 सोर्सेज लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं बहुत डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट है, उसकी क्या रीज़न है, डेंजरस क्यों है। ये इसका हार्मफुल इफेक्ट लिखा हुआ है कि क्योंकि ये हमारे ब्लड में शामिल होकर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ CO रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल इन द ब्लड। सेम इन दोनों का आंसर जो है वो एक जैसा है। आप एक ही टॉपिक यानी इसमें दोनों का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन सी लेवल, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का सी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ यानी कि वाटर ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से जो पोलर आइस कैप्स होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े तोदे पिघलना शुरू हो जाएंगे और समुद्रों के अंदर पानी की जो सतह है वो इंक्रीज कर जाएगी, लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ये पेज नंबर 128 पे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के अंदर ये मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन वाटर नॉर्मली हैज pH ऑफ अबाउट, रेन वाटर की pH 5.6 क्यों होती है, उसको जस्टिफाई करना है। ये भी एसिड रेन के शुरू में लिखा हुआ है कि वैसे तो नॉर्मल वाटर की pH 7 होती है बट रेन वाटर की pH भी 5.6 होती है क्योंकि उसके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द काज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या क्या काजेज हैं, ये भी इसी पेज पे इसके नीचे लिखा हुआ है कि जो ऑक्साइड्स जाते हैं, यहाँ से आप पूरा टॉपिक इसके अंदर मेंशन है, रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, ये सारा आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एसिड रेन से बचने के तो यानी एसिड रेन से बचने के लिए हमने यानी कि एसिड रेन के सबसे पहले काज देखने हैं। एसिड रेन के काज क्या हैं कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये फिजा में जाते हैं तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे कंपाउंड यूज़ करें, सल्फर फ्री कंपाउंड और नाइट्रोजन फ्री कंपाउंड यूज़ करें ताकि ये फिजा में जाके एसिड रेन का बायस यानी एसिड बनने के बायस ना बने। उसके बाद व्हाट शुड बी डन टू ये कर लिया है हाउ मेटल आयंस पैल्यूट ग्राउंड वाटर, यानी कि एसिड रेन की वजह से मेटल आयंस कैसे हमारे ग्राउंड वाटर को पैल्यूट करते हैं। ये भी इसके इफेक्ट्स के अंदर उसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसके अंदर मेंशन है कि जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती है एसिड रेन पड़ती है तो ये वो पानी जब यानी कि बारिश के अंदर मिक्स होके ज़मीन पे आएगा और ज़मीन के अंदर जज़ब होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये जो केमिकल वो हैवी मेटल्स हैं ये ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये भी जब हमने ग्रीन हाउस का टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर फिर मेंशन है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो ये ओवरऑल दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। ये बार बार हमने पीछे भी जो उसकी लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर उसके अंदर भी पढ़ा था और ओजोन के अंदर भी हमने ये चीज़ मेंशन है यहाँ पे कि ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में 10 ppm इसकी कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडिएशंस, ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशंस अब्जॉर्ब करती है। ये भी इसके फंक्शंस के अंदर लिखा हुआ है।
कि ओजोन लेयर का काम है सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, गिव इट्स इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, सोशल लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि उसके शुरू में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन मेंशन है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 117 पे। और उसका सोशल लाइफ पे क्या इफेक्ट है, यानी कि आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी रह रहा है उसके इर्द गिर्द जो लिविंग थिंग्स भी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी, सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आप इनमें से कोई सी चीज़ें कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हैं कि किस तरह से दो लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, किस तरह से लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इस तरह की आप कोई भी एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो सोशल लाइफ को इस तरह से जो है वो इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, ये भी हमने इधर ही इसकी डेफिनेशन देखी थी। पॉल्यूशन के अंदर ये डेफिनेशन है पेज 116 के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नेम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बताएं, उनकी हाइट कितनी होगी, टेम्परेचर कितने होगी और कौन सी गैसेस प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ये एटमॉस्फेयर का पूरा टॉपिक है। इसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पेज नंबर 118 पे पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। कौन सी किसकी कितनी जो है वो रेंज, टेम्परेचर की रेंज क्या है, हाइट कितनी है, कौन सी गैसेस हैं, सारी जो है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्या है, विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन इन द ट्रोपोस्फेयर रीजन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी कि ये जो एयर पॉल्यूटेंट हैं ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, जिसमें यहाँ पे 2 लेयर्स के बारे में मेंशन है, स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन और ट्रोपोस्फेरिक रीजन। इसको जो है वो पॉल्यूशन इनके अंदर होती है। और फिर कौन सी गैसेस, ये जो हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये पढ़े थे, आप इनको शॉर्टली जो है इस क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट के मेजर सोर्सेज, हाउ द ऑक्साइड्स। पहले तो हमने एयर पॉल्यूटेंट के बारे में जनरल लिखना है और उनके फिर मेजर सोर्सेज यानी इसमें हमने ये मेंशन नहीं है कि मतलब कौन से किसके हैं, ऑक्साइड का नाइट्रोजन के हैं, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन सल्फर के हैं, बल्कि उन्होंने जनरल पूछा हुआ है एयर पॉल्यूटेंट के सोर्सेज। तो इसमें हमने कौन से सोर्सेज लिखने हैं, ये सोर्सेज लिखने हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने पूछा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर काज एयर पॉल्यूशन, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड कैसे एयर पॉल्यूशन काज कर रहे हैं, ये आपने सल्फर वाले टॉपिक से देख लेना है। और फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट्स, ये भी पूरा अलग टॉपिक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट ये आपने लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काज। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। ये भी जो नाइट्रोजन के इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स, आपने यहाँ से इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 गिव मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के मेजर सोर्सेज और उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के उन्होंने क्या पूछा हुआ सोर्सेज, पेज नंबर 124 पे ये देखें उसके सोर्सेज मेंशन है। उसके बाद उसका क्या इफेक्ट है ये मेंशन है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या सोर्सेज हैं और मेंशन दी प्रोसेसेस, यानी वो प्रोसेस जो जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट। ये भी जो पूरा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर ये सारे चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और उसके क्या असरात हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जनरल लिखा हुआ है और फिर उसके क्या है इफेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ये डिटेल में एसिड रेन के अंदर मेंशन है कि कैसे जो है वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और डिफरेंट तरह के एसिड क्रिएट करते हैं और वो फिर आगे बारिश के पानी में मिलकर एसिड रेन का बायस बनते हैं। ये आपने लिखना है। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट पेज पे 130 पेज पे इसके हार्मफुल इफेक्ट लिखे हुए। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन। ओजोन का क्या रोल है, ये ओजोन के अंदर हमने पढ़ा था। और फिर
फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ओजोन की डिप्लेशन कर रहे हैं। इसमें हमने डिफरेंट तरह की केमिकल्स पढ़े थे, जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपने सारे जो है वो इनके रिएक्शन आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये पेज नंबर 132 पे मेंशन है कि ओजोन की कमी की वजह से क्या क्या असर होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।